के बीच में। ठीक है, मैं ये बता रहा था कि जैसे यूनिकोड और एस्की कोड की मैं बात बताऊं, तो ये आप लोगों को ये वाला पॉइंट समझ में आया था जो मैंने लिखा है कि 7 बिट जो है 65 बाइनरी में कन्वर्ट होता है। यानी जो आप कीबोर्ड से ए दबाते हो ना, वो ए हकीकत में वो ये वैल्यू रखता है आपके अंदर 1 5 टाइम 0 1। ये पॉइंट समझ में आता है? यस सर। ठीक है, तो ये मैंने बात बताई। जो मैं दूसरी आप लोगों से बात कर रहा था वो ये कर रहा था कि सर वापस रिपीट करेंगे, आपकी वॉइस लैग हो गई थी। क्या पहला डिफरेंस आपने क्या बताया? डिफरेंस मैं ये बता रहा हूँ कि जब आप यहाँ पे डिफरेंस मैं ये बता रहा हूँ कि जब आप ए दबाते हो ना कंप्यूटर से, तो कंप्यूटर का जो निकला हुआ ए होता है उसकी एस की वैल्यू 65 है, ये मानते हो? ये 65 जाके कन्वर्ट होता है और बाइनरी में जो चीज आती है वो ये आती है 1 और 5 टाइम 0 और 1। ये बात क्लियर है? आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक मेरी? ठीक, क्लियर? यस सर। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। तो मैं ही कह रहा था कि देखो ये 7 बिट का होता है इसकी, उसके मुकाबले में आपने अब जो देखा होगा वो यहाँ क्या भी रहा है कि एक्सटेंडेड एस की जब बना, एक्सटेंडेड एस की वो 8 बिट का बना। 8 बिट का मतलब ये कि 8 बिट होने की वजह से 1 बिट बढ़ने की वजह से मजीद 128 कैरेक्टर्स आपके बढ़ गए। और वो जो थे वो नॉन इंग्लिश अल्फाबेट्स भी जो हैं, जैसे ग्राफिक्स हो गई, इमोजीज वगैरह आ गए, ये सारी चीजें भी उसमें इंक्लूड हो गई एक्सटेंडेड एसकी में। तो एक्सटेंडेड एसकी के अंदर ये याद रखना, इसके दो चीजें याद रखना इसकी, अपने पास नोट डाउन कर लो। एक तो ये 8 बिट का होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक्सटेंडेड एसकी 8 बिट कोड का होता है। सर एक्स एस की जैसे हम कंप्यूटर में टाइप करेंगे कैप्स में, तो उसका कैपिटल में, तो उसका फिर उसका 65 होगा ना, वरना अगर हम लोग स्मॉल ही में रखेंगे तो वो उसका तो 97, 97 ही। उसका 97 होगा। ठीक है, तो एक तो मैंने ये बात बताया कि एक्सटेंडेड एसकी कोड जो होता है वो 8 बिट का कोड होता है, नंबर 1 उसकी। और 8 बिट की कोड होने की वजह से वो क्या करता है, वो रिप्रेजेंट करता है द कैरेक्टर्स इन नॉन इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मोर 127, मजीद उसने क्या कहा 128 कोड बढ़ गए। ठीक है, तो जब 8 बिट आपने किया उसको, तो 8 बिट होने की वजह से क्या हुआ, आपके मजीद 128 कैरेक्टर बढ़ गए। तो आप यहाँ लिख सकते हो मोर 128 कैरेक्टर्स, 128 मजीद कैरेक्टर आप उसके अंदर डाल सकते हो। और वो कौन से हो सकते हैं, वो नॉन इंग्लिश अल्फाबेट्स के कैरेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, तो फॉर कैरेक्टर्स इन नॉन इंग्लिश अल्फाबेट्स और ग्राफिकल कैरेक्टर्स, तो नॉन इंग्लिश और ग्राफिकल कैरेक्टर के लिए वो इस्तेमाल हो सकते हैं। यानी अगर आप ग्राफिकल कैरेक्टर जैसे इमोजीज के साइन होते हैं, उस एक्सटेंडेड एसकी की वजह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये बात समझ में आ रही है? इस चीज के बाद जो अगली चीज आगे आती है वो थी आपके पास यूनिकोड, यूनिवर्सल कोड। कैरेक्टर्स आर इंक्लूडेड लिखा है। दोबारा बोलो, कैरेक्टर आपने स्टेटमेंट कैरेक्टर्स आर इंक्लूडेड लिखा है। नॉन इंग्लिश और ग्राफिकल कैरेक्टर्स आर इंक्लूडेड ना, तो ठीक है। एक्सटेंडेड में यही तो हुआ कि मजीद आ गए। एक्सटेंडेड में आठवीं बिट आने की वजह से मजीद 128 कैरेक्टर आ गए। तो वो 128 कैरेक्टर कौन थे, वो नॉन इंग्लिश और ग्राफिकल कैरेक्टर्स थे। ओके सर। एसकी कोड की बात करते हैं। अच्छा, ये तो आ गया। एसकी कोड के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, एक सवाल देखो, ये छोटी छोटी चीजें आ सकती हैं कि भाई एसकी कोड के मसले क्या हैं। एसकी कोड के मसले ये हैं कि इसके अंदर एक एडवांटेज ये शो कर रहा है कि एसकी कोड के अंदर आप नॉन वेस्टर्न लैंग्वेजेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, यानी सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के ही कोड थे ना। ठीक है ना, इंग्लिश लैंग्वेज के ही कोड थे। तो उसमें ये हुआ कि एसकी कोड के अंदर क्या होता है कि रिप्रेजेंटेड इन नॉन वेस्टर्न लैंग्वेजेस। तो फॉर एग्जाम्पल चाइनीज कैरेक्टर वगैरह तो एसकी में थे नहीं। उस सिस्टम को
बेहतर करने के लिए फिर यूनिकोड आया। ठीक है, अब यूनिकोड जो होता है वो यूनिवर्सल कोड है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, allows for different characters in languages like Chinese। तो बता भी रहा है कि एस्की में आप सिर्फ बाउंड टू थे कि आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज के कैरेक्टर थे। ठीक है, तो डिफरेंट लैंग्वेज लाइक चाइनीज और फिर डिफरेंट जर्मन जो भी है, यानी यूनिकोड बेसिकली है यूनिवर्सल कोड। यानी यूनिवर्सल कोड वो हो गया जो अब दुनिया की तमाम लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट करवा सकता है। अब इसमें एक फर्क ये कि वो तो 7 और 8 बिट के थे, लेकिन ये क्योंकि सारी लैंग्वेजेस को दुनिया की रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंट लैंग्वेजेस को, तो सर, इसके एक मिनट अंदर जो लगा आते हैं, देंगे। क्या कह रहे हो? 1 मिनट वो वाली स्लाइड लगा देंगे, मैं लिख रहा था। हाँ, तो ये जो होते हैं ना, ये होते हैं 16 बिट के। जहाँ 7 और 8 बिट की बात हो रही थी, तो ये 16 बिट्स और 32 बिट के होते हैं। तो ये बहुत है, 16 बिट 32 बिट का मतलब है बहुत सारे कॉम्बिनेशन। तो यूनिकोड जो होता है वो डिफरेंट कैरेक्टर्स के लिए इस्तेमाल होता है, और इसके जो वो है, जो इसमें नंबर ऑफ बिट्स इस्तेमाल होती हैं वो 16 या 32 बिट्स होती हैं। क्या ये बात समझ में आती है? Yes, sir. आगे चलते हैं। तो ये वाला पार्ट तो हो गया, इसमें जितना आ सकता सर, था मैंने इसमें 16 और 32 बिट्स का डिफरेंस होता है? डिफरेंस नहीं है, ये 16 या 32 बिट लेता है रिप्रेजेंट करने के लिए। यानी 4 या 5 वो होते होंगे इसमें, क्या 4-5? बिट्स का बनता होगा, जैसे 7 बिट्स का वो बना वो 7 बिट आपका में बन रहा था ना। अब ये तो डिपेंड करता है, इसका तो टेबल बढ़ गया ना। अब 2 की पावर 32 ले जाओ, कितने सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन करेंगे? 2 की पावर 32 में बहुत सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। वो ये कह रहा है ना, जितनी आप बढ़ाओगे उतना ज्यादा आपका जो है कैरेक्टर्स की वो बढ़ती जाएगी, रेंज बढ़ती जाएगी। यानी ये 256 512 यहाँ तक चला जाएगा, आगे तक जाएगा। बहुत ज्यादा तक जाएगा, हाँ 256। 16 बिट कह रहा है बेटा, 16 बिट का मतलब 512 1024। 2 की पावर 10 1024 होता है। 11 2048, 12 4096, 13 8000 समथिंग। तो यूनिकोड का मतलब है जो यूनिवर्सल लैंग्वेज है। आप अपने लैपटॉप के अंदर, मोबाइल के अंदर किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो ना। किसकी बदौलत है? यूनिकोड की वजह से। ठीक है, अच्छा ये वाली बात हो गई, इसमें मजीद तो कुछ नहीं है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड देख लो, अगर आप साउंड को रिप्रेजेंट करने जा रहे हो, टेक्स्ट का तो मैंने सारा पढ़ा दिया आपको। रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड का मतलब है कि आप अगर साउंड देखो, साउंड मैं बोल रहा हूँ ना, तो मैं बोल रहा हूँ तो मेरा बोलना, साउंड के अंदर 2-3 चीजें बड़ी अहम है, वो याद रखना। सबसे पहले जो साउंड होता है वो होता क्या है? वाइब्रेशन इन द एयर, उसको आप साउंड बोलते हो। एक बात तो ये आ गई। अब जो मैं बोल रहा हूँ, तो मेरे पास माइक्रोफोन लगा हुआ, उस माइक्रोफोन के ऊपर जाके मेरी आवाज टकराएगी। टकराने के बाद वो कंप्यूटर तक पहुंचेगी, कंप्यूटर में प्रोसेस होके और फिर आपके स्पीकर तक आपको सुनाई देगी। अब ये कहता है कि सबसे पहले याद रखना कि हर साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ होता है और एम्पलीट्यूड होता है। ये 3 चीजें। एम्पलीट्यूड बताता है कि कितनी ऊंची है आवाज, एम्पलीट्यूड बताता है कि आवाज कितनी ऊंची है। पिच आप, बताता है। हाँ, तो आप ये देख सकते हो कि ये जो एरो ऊपर मैंने किया है, ये बेसिकली ये जो आपको नजर आ रहा है ये एम्पलीट्यूड है। ठीक है, अच्छा अब उसमें क्या है? इसमें एक चीज होती है कि देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो मैंने यहाँ रोका है, ये एक फ्रीक्वेंसी है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 6 है। अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ पर देखोगे ये 1, ये 2 और ये 3, ये जो इसकी साइकिल है, ये कितनी आ रही है? 3 आ रही है। तो ये तुम्हारे पास, दैट इज द रीजन वाई हाई फ्रीक्वेंसी वेव आ गई, ये लो फ्रीक्वेंसी वेव आ गई। एक तो ये बात आ गई। Sir, Wavelength, isn't हाँ, pitch associated with frequency? पिच का ताल्लुक फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी बेसिकली हम उसको डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड। तो और पिच समटाइम हम कहते हैं कि पिच कितनी हाई साउंड जा रहा है तुम्हारा, तो वो डिफरेंशिएट करता है। सही है सर। सर, ये सैंपल क्या होती है? सैम्पलिंग का मतलब ये होता है कि 1 सेकंड में साउंड की कितनी सैंपल आ सकते हैं।
नॉर्मली जो है ना वो 44100 सैंपल पर सेकंड है, ये एक फिक्स वैल्यू यहाँ लिखी हुई होगी कि नॉर्मल जो साउंड सैंपल होता है आपके पास वो 44100 सैंपल पर सेकंड होता है। सर ये इसमें इन दोनों की एम्पलीट्यूड में कोई खास फर्क तो नहीं है, ये ऊपर जो डायग्राम है? एम्पलीट्यूड तो सेम है ना, लेकिन फ्रीक्वेंसी में फर्क आ रहा है ना, नंबर ऑफ साइकिल फ्रीक्वेंसी में एक की फर्क ज्यादा। है। हाँ ये देख लो, ये बात नोट कर लेना कि वो कह रहा है ना कि जो स्टैंडर्ड सैम्पलिंग रेट होता है ना वो 44100 सैंपल होता है, यानी 44,100 तो सैंपल सर पर सेकंड अमूमन जाते हैं। सैंपल्स बेसिकली एक यूनिट होता है जो जिससे साउंड मेजर की जाती है। अमाउंट ऑफ सैंपल टेकन पर सेकंड, यही हुआ ना, तो सैंपल फिर एक यूनिट सैंपल है, एक यूनिट सैंपल एक यूनिट है, और पहली ऐसे वैसे कितने यूनिट एक सेकंड के अंदर जा रहे हैं वो उसका सैंपल रेट बन जाएगा। सर कितना होता है 4410 स्टैंडर्ड सैंपल? 44100 सैंपल्स। देखो लिखा हुआ भी तो है, सैम्पलिंग मींस मेजरिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव। सैम्पलिंग का मतलब ये कि आप मेजर कर रहे हो एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव। आपको इसमें ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि सैम्पलिंग मींस मेजरिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव, एक तो ये चीज पता होनी चाहिए। दूसरी आपको ये टेबल दे सकता है, ये डायग्राम दे सकता है, ये आसान सी डायग्राम है। इसमें तुम्हें करना पता है क्या है, इसमें तुम देखो, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि यार वो कहता है 6 पे बताओ साउंड का एम्पलीट्यूड कितना है। आप 6 पे ऊपर चले जाओ। अब 6 पे अगर आप ऊपर जाओगे तो यहाँ पे आपको, जहाँ मैं रेड बना रहा हूँ, रेड पे आपको ये मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो रेड पे वैल्यू कितनी है, 8। पॉइंट समझ लो मेरा। तो आपसे वो इसी तरह पूछता रहेगा, आपको ये डायग्राम दे देगा और बताएगा अब 8 है ना, तो 8 को रिप्रेजेंट कैसे करोगे बाइनरी में, तो ये आंसर आएगा बेसिकली। तो वो आपसे पूछेगा कि टाइम इंटरवल 6 के ऊपर साउंड एम्पलीट्यूड कितना है, ये बताना पड़ेगा आपको। मेरी इसमें बात हम समझ पा 4 रहे हैं आप बिट्स लोग? यूज करेंगे, इसमें हम 4 कितनी? बिट्स यूज करेंगे। हाँ 4 4। करेंगे, 4 करेंगे क्योंकि 4 के अंदर 8 4 12 तो 14 और एक 15, 15 तक आ सकता है। और इसके अंदर साउंड एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितना आ रहा है ये बताओ, लेफ्ट साइड पे देखो। 10 10 10 10 है तो 10। आ जाएगा ना उसके अंदर। अगर 3 बिट करोगे तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि 3 बिट के अंदर 4 2 6 और एक 7 पे फंस जाओगे। तो वहां पर ऊपर जो दिया गया है, यहाँ पर तुम्हें ऊपर दिया गया है मैक्सिमम 10। अब 10 का मतलब है मैक्सिमम 10 तक आ सकता है। अगर तुमने 1 to 4 में इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की तो कितने, यहाँ पर 1 to 4 करने की वजह से मैक्सिमम कितने नंबर ये एड्रेस करेगा, 7 नंबर करेगा। लेकिन हमें तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, हमें यहाँ पे उसने दिया हुआ है कि तुम्हारे पास 10 तक है, तो इसलिए हमें 8 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो 8 4 12 तो 14 और एक 15, उस 15 के अंदर आप बाइनरी की रिप्रेजेंटेशन आराम से करा दोगे। बच्चों आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा जी कुछ? सर। Yes, sir. ठीक है, तो सर टाइम इंटरवल के लिए भी हमें बिट्स के लिए बिट्स में शो करना पड़ेगा, दोबारा बोलो, टाइम इंटरवल के लिए भी हमें बिट्स में शो करना पड़ेगा। बिट्स में शो करना पड़ेगा। हाउ डिड 1000 आंसर केम, 1000 कहाँ पे आया था उसमें 5 बिट्स लेने इसमें? टाइम इंटरवल। नहीं नहीं, टाइम इंटरवल तो ये चल रहा है, देखो वो ये देखो मैं बताऊँ, ये जो मैंने तुम्हें सारी कहानी बताई है वो नीचे लिखी हुई है यहाँ पे। मैं अगर तुम्हें कहानी के हिसाब से बताऊँ तो तुम्हें समझ में आएगा। वो कहता है कि एट टाइम इंटरवल 1 के ऊपर अगर तुम जाओ तो अप्रोक्सीमेट एम्पलीट्यूड जो है वो 10 है। तुम बोलोगे सर आप 10 कैसे आ रहा है ये? 10 के लिए तुम्हें डायग्राम को जरा तवज्जो से देखना पड़ेगा, और तवज्जो से देखने के बाद तुम्हें अंदाजा होगा कि जब आप 1 पे जाते हो, मैं इसको थोड़ा जूम भी कर लेता हूँ यहाँ पे। जब आप 1 पे जाते हो तो आप जरा देखो कि 1 पे, ये 1 है, ये 1 है। जब आप 1 पे जा रहे हो तो 1 पे आपको जाके ये टकराता हुआ कहाँ मिल रहा है, 10 पे मिल रहा है। तो वो यही कह रहा है कि आप जब साउंड टाइम इंटरवल 1 पे जाते हो तो आपको 1 जो है वो टकराता हुआ मिल रहा है 10 पे। फिर कहता है एट टाइम इंटरवल 2, टाइम इंटरवल 2 के ऊपर अप्रोक्सीमेट एम्पलीट्यूड इज 4, यानी जब तुम 2 को देखोगे तो 2 के ऊपर ये कहाँ जाके टकरा रहा है, 2 पे ये यहाँ जाके टकरा रहा है जहाँ 4 है। ये देखो ये 4 है, 4 पे आ रहा है तो ये 4 है। एंड सो ऑन फॉर ऑल 20 टाइम इंटरवल बिकॉज द एम्पलीट्यूड रेंज इन फिगर 1.9 इज 0 से 10। वो ये कह रहा है मैक्सिमम तुम्हारे पास जो दिया हुआ है 10 तक दिया गया है, तो तुम 4 बाइनरी का इस्तेमाल करोगे क्योंकि 4 बाइनरी में 10 आ जाता है। ये बात आ गई। फिर कहता है कि फॉर एग्जाम्पल 9, अगर कहीं 9 आ रहा है
तो उस 9 को बाइनरी की रिप्रेजेंटेशन क्या दोगे? 9 को बाइनरी की रिप्रेजेंटेशन देने के लिए 8 और 1 को ऑन करना पड़ेगा। तो वो आगे भी यही बता रहे हैं कि अगर 9 है तो उसको रिप्रेजेंट आपने 1001 से करना है। तो अगर आपके पास टाइम इंटरवल 1 के ऊपर 10 आ रहा था, तो आप उस 10 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? आप उस 10 को ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, आप 8421 लिखोगे, उसमें से 8 और 2 को ऑन कर दोगे और इन 2 को ऑफ कर दोगे। क्या ये बात समझ में आई आप लोग? तो ऊपर वाली Yes, sir. ऊपर वाली चीज मतलब टाइम, हाँ बोलो। मतलब जो 1 पे 10 होगा तो हम उसका ऐसे बना देंगे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मैं तो चाह रहा हूँ ये सवाल आ जाए, क्योंकि ये इतना आसान और अच्छा सवाल है कि आपने क्या करना है, आपने तो सिर्फ और सिर्फ सर क्वेश्चन को देखना है। हमसे पूछेगा कि इतने टाइम इंटरवल पे क्या बिट्स बनेंगे इस हाँ टाइम आपने ग्राफ को देखना होगा। आपसे कह देते चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि 17 पे क्या आ रहा है, तो मुझे क्या जवाब दोगे आप? सबके सब लिख के बताना ताकि देखूं आंसर क्या आ रहे हैं सबके। 17 पे टाइम इंटरवल 17 के ऊपर साउंड एम्पलीट्यूड क्या आ रहा है ये बता दो मुझे। सर 00110। 0110 बिल्कुल सही बता रहे हो, 6 आ रहा है ना, तो 6 का बाइनरी निकाल के तुमने बता यस दिया, वेरी गुड। ठीक है बिल्कुल सही है, शाबाश। ये आ गया, तो ये सवाल आ गया। और यहाँ छोटी छोटी डेफिनेशन ही है, सैम्पलिंग आ गया, सैम्पल। अब सैम्पलिंग रेट इज नंबर ऑफ सैंपल साइकिल पर सेकंड, उसको हम सैम्पलिंग रेट कहते हैं। ये देखो लिखा हुआ भी है। फिर एक चीज आती है सैम्पलिंग रेजोल्यूशन, नंबर ऑफ बिट पर सैंपल। एक सैंपल कितनी बिट ले रहा है वो उसकी सैम्पलिंग रेजोल्यूशन है, और उसको बिट डेप्थ भी कहते हैं। ये आ गया। सैम्पलिंग रेट बताया भी मैंने तुम्हें, द नंबर ऑफ साउंड सैंपल टेकन पर सेकंड। एक सेकंड में कितने साउंड सैंपल लिए जाते हैं उसको सैम्पलिंग रेट कहते हैं, और उसका जो यूनिट होता है वो हर्ट्ज में होता है। एक सवाल छोटा सा पूछ सकता है 2 मार्क का, ये बताओ कि सैम्पलिंग जो है वो यूज किस तरह से होती है किसी भी साउंड क्लिप को रिकॉर्ड करने के लिए। तो इसका पहला सर, पॉइंट है सैम्पलिंग का मतलब होता है कि नंबर ऑफ मींस अ मेजरमेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। मेजरिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव इज द सैम्पलिंग। एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव को जो मेजर करता है वो सैम्पलिंग कहलाती है। अब आगे देखो 3 मार्क का सवाल आ जाएगा। सबसे पहले भाई किस तरह से होगा, तो बोला एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव इज फर्स्ट डिटरमाइंड। पहले आप देख लोगे कि साउंड वेव का एम्पलीट्यूड क्या आ रहा है। ये वही वाला है जो अभी मैंने तुम्हें बताया है ना, उसी का ये समझ लो एक्सप्लेनेशन है कि एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव इज फर्स्ट डिटरमाइंड। पहले देखोगे भाई क्या आ रहा है, दिस गिवन अप्रोक्सीमेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड वेव, उससे अप्रोक्सीमेट रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी, और जो भी सैंपल आ रहा होगा साउंड वेव का उसको इनकोड कर दोगे। अभी आपने किया 10 आ रहा था, 10 को आपने 6 आ रहा था, 6 को इनकोड करके आपने 0110 की फॉर्म में ले आए। तो ये जो प्रोसेस हमने पढ़ा है ये बेसिकली उसको इसने यहाँ पर इन डिस्क्रिप्शन बता दिया। पॉइंट समझ रहे हो? तो ये सवाल आप 2 से 3 मार्क के लिए तैयार कर सकते हो। तो ये बात याद रखना कि हायर सैम्पलिंग रेजोल्यूशन या सैम्पलिंग रेट अगर आप लेते हो तो आपका साउंड तो बहुत अच्छा आएगा, लेकिन साथ साथ उसका इफेक्ट ये आएगा कि जगह ज्यादा घेरेगा। और हायर सैम्पलिंग रेजोल्यूशन की वजह से क्या होगा, फाइल का साइज बढ़ जाएगा। जब फाइल का साइज बढ़ जाएगा तो फिर फाइल ट्रांसमिट होने में भी टाइम लेगी। तो ये छोटे छोटे सवाल पूछे जा सकते हैं, सैम्पलिंग को कम करने से बढ़ाने से क्या इफेक्ट आएगा। बेनिफिट ये होगा कि लार्जर डायनामिक रेंज हो जाएगी, साउंड क्वालिटी बेहतर हो जाएगी और साउंड की डिस्टॉर्शन कम हो जाएगी। लेकिन सर ड्रॉबैक ये हायर में होगा ना? ये हायर है। और आप जब ड्रॉबैक की तरफ जाओगे तो ड्रॉबैक में मसला ये होगा, लार्जर फाइल साइज होगी, ट्रांसमिट करने में ज्यादा टाइम लेगी, और पावर जो होगी उसकी प्रोसेसिंग पावर वो ज्यादा ले जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया था कि जो सैम्पलिंग रेट होता है वो 4/100 सैंपल हर एवरी सेकंड पे होता है। तो उसकी वजह से आपके पास हाई क्वालिटी ऑफ साउंड जो है ना वो प्रोड्यूस हो जाता है। क्या ये बात समझ में आती है Yes, सबको? sir. ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पिक्सल जो है इसको मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, क्योंकि इसके साथ इसका वो भी आएगा फाइल साइज कैलकुलेशन वाला पार्ट ना, तो इसको मैं दे दूंगा आपको बाद में, मतलब नेक्स्ट क्लास में। डाटा कंपैरिजन आ जाता है। डाटा कंपैरिजन क्या है, डाटा कंपैरिजन के फायदे नुकसान। डाटा कंप्रेस इसलिए होता है कि एक तो फाइल का जो साइज है वो कम से कम आपकी स्टोरेज में हो,
यानी जो आपकी हार्ड डिस्क वगैरह लगी है या एसएसडी लगी है उसके अंदर फाइल साइज कम हो तो आपकी हार्ड डिस्क में जगह बचे, और प्लस अगर आपको उसको ट्रांसमिट भी करना है तो ट्रांसमिशन टाइम भी कम लगे। तो हमने देखा था हमारे पास दो तरह की वो होती हैं फाइल कंप्रेशन टेक्निक्स होती हैं, एक लॉजी कहलाती है और एक लूजलेस कहलाती है। ठीक है, लूजलेस और लॉजी फाइल कंप्रेशन टेक्निक होती है। अब लॉजी के बारे में आप 3 से 4 चीजें याद रख सकते हो कि लॉजी इज अ फाइल कंप्रेशन टेक्निक, जिसमें क्या होता है, जिसमें ये होता है कि आपकी ओरिजिनल फाइल की क्वालिटी लूज करता है, लॉजी कह रहे हो ना, और लूजलेस वो होता है जिसमें फाइल की क्वालिटी रिड्यूस तो हो जाती, फाइल कंप्रेस तो हो जाती है लेकिन क्वालिटी रिड्यूस नहीं होती, क्योंकि आप अपनी फाइल पे ओरिजिनली वापस आ सकते हो। अच्छा, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे आप कंप्रेस जब करोगे तो उसके फायदे क्या और क्यों करते हो। टू सेव स्टोरेज स्पेस नंबर 1, रिड्यूस टाइम टेकन टू स्ट्रीम वीडियो नंबर 2, टाइम टू अपलोड ये भी रिड्यूस होता है, डाउनलोड करना ये भी रिड्यूस होता है। डाउनलोड जो बैंडविड्थ होती है, बैंडविड्थ का मतलब जो इंटरनेट की स्पीड खींच रहा होता है, अगर आप ज्यादा फाइल साइज रखोगे तो उसको ज्यादा मैक्सिमम रेट चाहिए होंगे, जिसकी वजह से आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। ये आ गया, सर्वर के ऊपर लोड ज्यादा रहेगा। रिड्यूस फाइल साइज जो होता है वो आपकी कॉस्ट भी बचाता है। अगर आप कोई क्लाउड स्टोरेज खरीद रहे हो तो अगर आप रिड्यूस फाइल साइज, कम फाइल साइज के ऊपर डाटा स्टोर करोगे तो आपको कम खरीदना होगा। कुछ जगह पे आपका अगर डाटा बहुत ज्यादा है तो आपको 50 के बजाय 100 GB की स्पेस खरीदनी होगी, जिसकी आपको पेमेंट करनी होगी। पेमेंट करोगे यार, ऐसा है नहीं आयान, बुक में ना थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन दी हुई है, पास पेपर के सवाल उठा के देखो हल्के, इन्होंने बुक में थोड़ा सा उसको वो कर दिया है। हाँ, बुक में है कि कैलकुलेटर भी नहीं दिया हुआ, तो बुक में तो मुश्किल है थोड़ा, बट स्टिल मैंने आप लोगों को कराया भी था। उम्मीद है मुझे कि बुक में जितना कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है उतना कॉम्प्लेक्स ये पेपर में नहीं देगा आपको, बट टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर चलना है, टिप्स एंड ट्रिक्स पे भी चलोगे तो आपका काम बन जाएगा। आपको थोड़ा सा जो है ना ध्यान, इंशाअल्लाह से। हाँ मतलब थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पता होंगी तो आप थोड़ा सा चीज़ों को बेहतर कर सकते हो। मैं आगे आपको एक चीज़ करा रहा हूँ, इसके अंदर जो RLE था ना, रन लेंथ इनकोडिंग, जैसे रन लेंथ इनकोडिंग मैं बताऊँ, इसके आने के चांसेस मुझे अच्छे लग रहे हैं, और ये है बड़ा आसान सा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। रन लेंथ इनकोडिंग यानी आपके अंदर लूजलेस कंपैरिजन होती है एक तो ये। अच्छा, एक बात याद रखना, जो लॉजी होता है ना, लॉजी, लॉजी के अंदर MP3 और MPEG ये JPG आता है। अब JPG जो है वो तो तुम्हारी वो है पिक्चर या फोटो के लिए इस्तेमाल होता है, एक तो ये याद रखना कि JPG पिक्चर या फोटो के लिए इस्तेमाल होता है, और MP3 है साउंड का, MP4 है वीडियो का। ये सारे इसके फाइल कंपैरिजन फॉर्मेट्स हैं। MP3 में ज्यादा नहीं करना क्योंकि सिलेबस में ना MP3 इतना ज्यादा डिफाइंड नहीं है। MP3 बहुत ज्यादा तो इतना कर सकते हो कि MP3 साउंड के लिए इस्तेमाल होता है, यानी फाइल कंपैरिजन फॉर्मेट है फाइल का, और ये म्यूजिक का साइज या साउंड का साइज 90% तक रिड्यूस करता है। बस इतना याद रखो, ठीक है। तो ये बात आ सर गई। मीटिंग खत्म होने वाली है। सर म्यूजिक का क्या रिड्यूस करता है? सर मीटिंग खत्म होने वाली है। साउंड फाइल